हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग कर रहे हैं रिविजनरी सीरीज ऑन टैक्सेशन फॉर सी इंटरमीडिएट मे 24 और आज इसका 5th सेशन लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एंड टुडे वी गोना बी रिवाइजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसमें से मेजरली आप सोच सकते हो जो पहला क्वेश्चन आता है आपका, जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन होता है, जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाला होता है, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन वाला होता है, उस वाले क्वेश्चन में जो मेजर पोर्शन होता है वो यही पीजीबीपी से रिलेटेड होता है। और ये सारी चीजें आप लोगों के लिए जाननी बहुत जरूरी है। तो दिस इज गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, सबको बुला लो और लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं आप लोगों को बता देता हूं, ये मेरा शेड्यूल है। 1 फरवरी से हम लोगों ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिविजनरी सीरीज स्टार्ट की थी। तो इनकम टैक्स के लेक्चर्स इस तरह से यहां पर चल रहे हैं और ये जीएसटी के रिविजन का शेड्यूल है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, आइए सर शुरू करते हैं। नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जब आप लोग जाओगे तो जो लिंक वहां पर मैंने दिया हुआ है वो अपनी वेबसाइट पर मैंने एक प्रॉपर पेज क्रिएट करवाया है, जिसमें आपको आगे पीछे के भी जितने भी लेक्चर्स हैं, उन वो लेक्चर्स कितने ड्यूरेशन के वो लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स के लिंक्स प्लस द नोट्स के लिंक्स, आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो सबसे पहला जो सेक्शन यहां पर आता है वो आता है सेक्शन 145। ये सेक्शन कहता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप जिस भी तरह से बना रहे हो, चाहे आप कैश बेसिस पर बनाओ चाहे आप अक्रूवल बेसिस पर बनाओ, आपका पीजीपीपी उसके अकॉर्डिंगली ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन अक्रूवल बेसिस ओनली। मर्केंटाइल बेसिस पर बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो जैसे कई बार क्वेश्चंस में होता है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि मैंने खर्चा तो कर दिया, ठीक है, और मैंने सपोज या चलो एक काम करते हैं, मुझे कोई इनकम आने वाली है, ठीक है, सपोज मेरे को कोई इनकम आने वाली है, 1 लाख रुपए मुझे पैसा मिलने वाला है। अब मैंने उसको अपनी सेल्स में नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मैं तो कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करता हूं। तो जब वो 1 लाख रुपए मेरे पास आएगा तब मैं उसको अपनी सेल्स में दिखाऊंगा। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्या वो 1 लाख रुपए आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा? बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। ठीक। सेक्शन 29 कहता है कि आप इन सेक्शंस के बेसिस पर पीजीबीपी की इनकम को कंप्यूट करोगे। एक एक करके सेक्शंस देखते हैं, तो ये चार्ट देखने की कोई बहुत खास जरूरत बचेगी नहीं। ठीक है, सेक्शन 30 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग्स। तो अगर ओनर है तो उसको रेंट अलाउड होगा क्या? वो तो एप्लीकेबल ही नहीं होता। ओनर अपने आप को थोड़ी रेंट देगा। रेट्स और टैक्सेस उसको अलाउ होंगे, इंश्योरेंस उसको अलाउ होगा, रेवेन्यू रिपेयर्स अलाउ होंगे, लेकिन कैपिटल जो रिपेयर्स हैं वो अलाउ नहीं होते। वो क्यों नहीं अलाउ होते? वो कॉस्ट में आपकी ऐड हो जाते हैं और उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। टेनेंट के केस में जो रेंट वो देगा वो बिल्कुल अलाउड होगा। रेट्स और टैक्सेस अलाउड है, इंश्योरेंस अलाउड है, रेवेन्यू रिपेयर्स अलाउड है, कैपिटल रिपेयर्स अलाउड नहीं है। ध्यान रखना, अगर मैं किसी बिल्डिंग को किराए पर लेकर अपना बिजनेस कर रहा हूं और उस बिल्डिंग में मैंने कोई अपनी तरफ से कोई एडिशन करवाया, कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया, तो मेरे लिए जितनी भी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो मेरी बैलेंस शीट में बिल्डिंग्स वाले हेड के अंदर, बिल्डिंग्स वाले ब्लॉक के अंदर ऐड हो जाएगा और उसका मेरे को अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर प्लांट एंड मशीनरी को लेकर भी है। ठीक है, ये एक्सपेंसेस 30 और 31 वाले आपको तभी मिलेंगे जब आपके ये जो प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग्स वगैरह है ये आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तभी। ठीक है, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है। तो डेप्रिसिएशन के लिए जो कंडीशंस हैं, वो सबसे पहली कंडीशन है कि एसेट जो है वो आपका बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज करना चाहिए आपको, और एसेट शुड बी होली और पार्टली ओन्ड बाय द असेसी। ठीक है, अब यहां पर डेप्रिसिएशन लगता कैसे? तो बेसिकली जितने भी आपके एसेट्स हैं उनको मल्टीपल ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। वैसे तो बहुत सारे ब्लॉक्स बन सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो रेलेवेंट है वो यूजुअली 6 ब्लॉक्स ही आते हैं। एक तो आपका बिल्डिंग आता है, फर्नीचर आता है, प्लांट एंड मशीनरी आता है, इनटैंजिबल एसेट्स आता है, कंप्यूटर्स आता है और बुक्स आ जाता है। ठीक है, तो आपको बस ये 6 रेट्स याद रखते हैं। बिल्डिंग्स और फर्नीचर का 10% होता है, प्लांट एंड मशीनरी का 15% होता है, इंटैंजिबल एसेट्स का 25% होता है, कंप्यूटर्स और बुक्स का 40% के रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। राइट, अब अगर मान लो आपने कोई एसेट को अक्वायर किया और उसको पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज, अगर आपने उसको पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज, यहां पर इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो डेट ऑफ एक्विजिशन से नहीं लगता, डेट ऑफ पुटिंग द एसेट टू यूज से लगता है। तो अगर मैंने प्रीवियस ईयर 23-24 में कोई एसेट अक्वायर किया और मैंने उसको पुट टू यूज किया, तो जिस दिन मैंने उसको पुट टू यूज किया उस दिन से मेरा डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाएगा। पर अकाउंट्स में जिस तरह से प्रोपोर्शनेट होता है, अकाउंट्स में तो ऐसा होता है कि अगर आपने उसको सपोज 1 जुलाई को खरीदा तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन मिलेगा एंड सो ऑन। उस तरह से इनकम टैक्स में नहीं होता। इनकम टैक्स वाले कहते हैं अगर
आपने एसेट को अक्वायर करके 180 डेज या उससे ज्यादा के लिए पुट टू यूज किया इन द ईयर, तो आपको 100% के रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। 100% के रेट से मतलब अगर सपोज आपने प्लांट एंड मशीनरी ली और उसको 180 डेज से ज्यादा यूज किया तो फुल 15% का आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी ली और आपने उसको 180 डेज से कम के लिए यूज किया तो फिर 180 डेज से कम के लिए यूज किया तो फिर आपको 7.5% के रेट का डेप्रिसिएशन मिलेगा। दैट इज 50% ऑफ 15%। जो भी रेट है 15% इज द रेट फॉर प्लांट एंड मशीनरी, इसका आधा तो 7.5% के रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, देखो, तो इफ एसेट इज अक्वायर्ड एंड यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज, ठीक है, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। अब लेस देन 180 डेज के लिए मैंने आपको डेट बताई हुई है, इट्स 5 अक्टूबर 2023। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए अगर आपने एसेट को 5 अक्टूबर या उसके बाद पुट टू यूज किया तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये 180 डेज से कम आएगा। मतलब अगर आप किसी एसेट को 5 अक्टूबर 23 को पुट टू यूज करते हो तो 5 अक्टूबर 23 से लेकर 31 मार्च 2024 तक 179 डेज होते हैं। ठीक है, कई सारे लोग पूछते हैं सर इसका लॉजिक क्या हुआ? इसका लॉजिक ये हो गया, ये मैंने आपको सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए दी हुई है कि अगर मान लो आपने क्वेश्चन में देखा कि एसेट वाज पुट टू यूज ऑन 6 अक्टूबर, आपको पता है आपको फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये डेट अगर याद है ना 5 अक्टूबर और मोर, तो इससे आपको पता चल जाएगा चलो 5 अक्टूबर को पुट टू यूज हुआ या 6 अक्टूबर को पुट टू यूज हुआ या उसके बाद कभी भी पुट टू यूज हुआ तो लेस देन 180 डेज आ गया तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। मान लो 4 अक्टूबर को पुट टू यूज हो गया तो 180 डेज के लिए पुट टू यूज हो गया तो फिर इसमें आपको डेप्रिसिएशन फुल रेट से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, बस यही है। अब यहां पर क्या पंगा है, एक चीज और है, अगर मान लो मैंने एसेट को अक्वायर कर लिया प्रीवियस ईयर 22-23 में, अगर मैंने एसेट को अक्वायर कर लिया प्रीवियस ईयर 22-23 में और उसको पुट टू यूज नहीं किया, प्रीवियस ईयर 23-24 में मैंने उसको 180 डेज से कम के लिए पुट टू यूज किया, तो मुझे क्या हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा 23-24 में? नहीं, मुझे फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाफ रेट वाला क्लॉज तभी अप्लाई करता है जब आप एसेट को जिस साल अक्वायर करते हो उसी साल अगर आपने उसको 180 डेज से कम के लिए यूज किया तभी आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का बेसिस क्या होता है? मोस्टली रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन वाली यूनिट्स होती हैं उनके एसेट्स पर स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हो WDV फॉर डेप्रिसिएशन। हाउ डू यू कैलकुलेट द WDV फॉर डेप्रिसिएशन? यू स्टार्ट विद द ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू, उसमें आप ऐड करते हो, अगर साल के बीच में आपने कुछ भी एसेट्स परचेज किए हो तो इसमें आप ऐड करते हो और उसमें से आप माइनस करते हो। अगर आपने साल के बीच में उस ब्लॉक में से कोई भी एसेट को बेचा तो उस बेचने से जितना भी पैसा आया उतना पैसा माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, और तब आपके पास WDV निकल कर आती है डेप्रिसिएशन की। इस WDV को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। पहला पार्ट होता है एसेट्स अक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, तो ऐसे केस में इस वाली कैटेगरी पे कोई डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलता है। दूसरी कैटेगरी होती है एसेट्स अक्वायर्ड बट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, ऐसे में आपको हाफ रेट से मिलता है, जो भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट होता है उसका हाफ रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। और जो भी बैलेंस होता है, बैलेंस में क्या आ जाता है, एक तो ओपनिंग WDV आती है प्लस जो भी आपके एसेट्स आपने अक्वायर किए और उसको पुट टू यूज किया फॉर मोर देन 180 डेज, मतलब 180 डेज और मोर, उस पे आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाता है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग कर सकते हो। वंस अगेन, जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, पुराने वाले लेक्चर्स नहीं देखे, आप लोगों के लिए बता देता हूं, आपको इन बुक्स से, ये जो मेरी बुक्स हैं, इन बुक्स से मैं क्वेश्चन नंबर्स के रेफरेंसेस दे रहा हूं। जैसे दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, तो दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम दिस बुक, इनकम टैक्स वाली बुक। अब इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, राइट? तो कॉन्सेप्ट, टेबल्स, चार्ट्स, क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस सब कुछ है, और जो क्वेश्चंस हैं वो ICAI के स्टडी मटेरियल, RTP, MTP, PYQ सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, और सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो जब भी मैं कोई भी चैप्टर आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, आपको बुक से सारे के सारे क्वेश्चंस करने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने के पीछे का जो लॉजिक है, जो पर्पस है, वो सिर्फ इतना है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप परेशान हो जाते हो कि इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे प्रोविजंस कैसे रिवाइज करें, तो उसके लिए मैं आपको दे रहा हूं कि ये जो समरी नोट्स मैं आप लोगों को यहां पर दे रहा हूं, इन समरी नोट से आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप एक एक दो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किताब से रिवाइज करते रहोगे। ठीक है, अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है तो परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन परचेज इट। ठीक है, 32 के बाद हमारे पास आता है 32(1)(2)(a), जो कि एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन आपको सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलता है। ठीक है, ओल्ड स्कीम में मिलता है, और ये सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो या तो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है या फिर जनरेशन, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में है।
ठीक है, जो भी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट होती है उसका 20% का डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज। जिस साल आपने एसेट को परचेज किया और पुट टू यूज किया तो उस साल आपको 20% का रिडक्शन मिल जाता है, 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है। अगर मान लो आपने एसेट को पुट टू यूज किया था फॉर लेस देन 180 डेज तो आपको 10% का ही डिडक्शन मिलेगा, 10% का ही डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन जो बचा हुआ 10% ऑफ द कॉस्ट है वो आपको अगले साल मिल जाएगा। ठीक है, आपको अगले साल मिल जाएगा। तो अगर वो लेस देन 180 डेज है तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट मिलेगा, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन बैलेंस वाला आपको इमीडिएटली आगे आने वाले प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा अगर आप ओल्ड स्कीम को यूज कर रहे हो तो। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको कहां कहां से नहीं मिलता है तो ये शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ऑफिस अप्लायंसेस, प्रीवियसली यूज मशीनरी मतलब सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी या ऑफिस वाली मशीनरी या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, गेस्ट हाउसेस मशीनरी फुल्ली डिडक्टेड इन एनी प्रीवियस ईयर, इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। मशीनरी फुल्ली डिडक्टेड इन एनी प्रीवियस ईयर मतलब क्या हो गया कि अगर साइंटिफिक यूज के लिए, अगर आपका कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने कोई एसेट खरीदा तो उस पर आपको 100% का रिडक्शन मिल जाता है। या अगर आप 35 AD वाले बिजनेस के लिए आप कोई मशीन खरीदते हो उसमें आपको 100% का रिडक्शन मिल जाता है। तो अगर आपको सेक्शन 35 में या 35 AD में 100% का रिडक्शन ऑलरेडी मिल चुका है तो फिर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सुनो कुछ दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहां पर। वैसे तो लिखा है कि व्हीकल्स पर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ फोकलिफ्ट ट्रक्स होते हैं जो कि फैक्ट्री में यूज किए जाते हैं उन पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ऑल्सो यहां पर यह भी दिया हुआ है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको तभी मिलता है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या पावर वाले बिजनेस में हो। तो यहां पर सवाल उठा था कि क्या प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग बिजनेस को भी ये मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन वाला बिजनेस माना जाएगा? द आंसर इज यस, माना जाएगा। तो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग बिजनेस में भी अगर कोई नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जाती है तो उस पर भी उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस 8 और 9 काफी इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से आप लोग देख लेना। एक्चुअल कॉस्ट किस तरह से निकाली जाती है तो देखो, जो भी आपका परचेज प्राइस है उसमें आप ऐड करते हो बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट के पीछे का अगर मैं आपको लॉजिक बताऊं तो लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल एंड द लॉजिक इज एसेट को पुट टू यूज लाने तक के जितने भी कॉस्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आपको ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रायल रन, टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू द डेट द एसेट इज पुट टू यूज, ये आपका हो जाता है। और अगर ट्रायल रन के प्रोडक्ट को आपने सेल किया उसको माइनस कर दो, गवर्नमेंट ने आपको कोई ग्रांट वगैरह दे दिया उसको आप माइनस कर दीजिए, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट यहां पर आ जाती है। एक चीज और, अगर आपने एसेट खरीदने के लिए 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश में किया है तो आपको उसका रिडक्शन नहीं मिलता है। एक और चीज, अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है जो पहले आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे और इस साल आप उसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए अपनी बैलेंस शीट में लेकर आ गए हो, तो जितने भी साल के लिए आपके पास बिल्डिंग पर्सनल पर्पस के लिए थी उतने साल का नोशनल डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना होगा। नोशनल डेप्रिसिएशन किस रेट पर माइनस होगा? आज के रेट पर माइनस होगा। आज की बिल्डिंग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10%। तो अगर मेरे पास सपोज प्रीवियस ईयर 20-21 में कोई एक बिल्डिंग मैंने एक्वायर की थी तो 20-21, 21-22, 22-23 का नोशनल डेप्रिसिएशन मुझे माइनस करना होगा और 23-24 के लिए मेरी ब्लॉक में वो वाली वैल्यू यहां पर ऐड होगी। ठीक है, ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट हो जाती है। एक और चीज, ये जो नोशनल डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स पर है। अगर मान लो मेरे पास 20-21 में मैंने कोई कार खरीदी थी तो 20-21, 21-22, 22-23 का डेप्रिसिएशन मैं माइनस नहीं करूंगा अगर मैं 23-24 में उस कार को अपने बिजनेस के लिए ला रहा हूं तो। ठीक है, तो वो मेरी एक्चुअल कॉस्ट पे ही बिजनेस में आ जाएगी, 23-24 में ही बिजनेस में आ जाएगी। राइट, क्वेश्चन नंबर 11 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आओ इसको देखते हैं। सेक्शन 50, सेल ऑफ एसेट्स व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहला केस क्या है कि अगर मान लो अगर आपके पास सपोज 6 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस था और आपके पास 5 एसेट्स थे। ठीक है, आपने इसमें 2 नए एसेट्स खरीदे, 2 लाख रुपए ऐड किया, अब आपके पास टोटल 7 एसेट्स हो गए और 8 लाख आपकी WDV हो गई है। आपने एसेट्स बेचे सातों के सातों, आपने एसेट्स बेचे सातों के सातों एसेट्स आपने 9,20,000 रुपीज में बेच दिए। अब क्या आप इस 8 लाख रुपीज में से 920 को माइनस कर सकते हो? द आंसर इज नो। आप इसमें से 8 लाख रुपीज को ही माइनस करोगे, आपका ब्लॉक निल हो जाएगा, नंबर ऑफ एसेट्स आपके पास कुछ भी नहीं है और 8 लाख के ऊपर 1,20,000 जो भी पैसा आपको मिला वो आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। तो 1,20,000 विल बी योर कैपिटल गेन्स।
दूसरा केस देखते हैं, आपके पास 5 एसेट्स थे, 6 लाख रुपए की वैल्यू थी, 2 एसेट्स आपने नए खरीदे, 2 लाख रुपए आपने यहां पर ऐड किया, अब आपके पास 7 एसेट्स हैं और 8 लाख रुपीस की वैल्यू है। आपने सातों के सातों एसेट्स बेच दिए, लेकिन आपने सातों एसेट्स बेचे 6,50,000 रुपए में। क्या आप 8 लाख में से 6,50,000 माइनस कर सकते हो? यस। अब आपके पास WDV तो अभी भी पड़ी हुई है 1,50,000 रुपीस की, लेकिन नंबर ऑफ एसेट्स नहीं है। क्या आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा? बिल्कुल भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये जो 1,50,000 रुपीस है, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। जब भी ब्लॉक ऑफ एसेट्स में से कोई भी एसेट बिकता है और पूरे ब्लॉक में कोई गेन या लॉस होता है, तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ दैट एसेट। ठीक है, ओके। केस 3 में देखते हैं, आपके पास 5 एसेट्स थे, 6 लाख रुपए की WDV थी, आपने 2 और खरीद लिए, 2 लाख रुपए की आ गया। अब आपके पास 7 एसेट्स हैं और टोटल वैल्यू 8 लाख रुपए की है। आपने 4 एसेट्स बेच दिए 8,90,000 के। ठीक है, आपने 7 में से 4 एसेट्स बेच दिया, आपके पास बचा 3 एसेट्स, लेकिन आपने बेचे कितने में? 8,90,000 के। क्या आप 8 लाख में से 8,90,000 माइनस कर सकते हो? नहीं माइनस कर सकते। ये जो 8 लाख के ऊपर 90,000 रुपीज आपको मिले हैं, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्यों? एसेट्स हैं लेकिन WDV नहीं है। इस वाले केस में एसेट्स ही नहीं है, WDV है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा, कोई डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। इस वाले केस में देखते हैं, चौथे वाले केस में आपके पास 5 एसेट्स हैं, WDV 6 लाख रुपीस की है, आपने 2 और एसेट्स खरीदे, 2 लाख रुपए का ये आ गया, टोटल 7 एसेट्स हो गए 8 लाख रुपीस में। 4 एसेट्स आपने इसमें से बेच दिए 6,20,000 के, 8 में से 6,20,000 माइनस हुआ, 1,80,000 की WDV बची है। 3 एसेट्स भी आपके पास बचे हुए हैं, आपके पास एसेट्स भी हैं, आपके पास WDV भी है, आप आराम से डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। इस केस में कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पर आपका डेप्रिसिएशन चल रहा है और तब आप एसेट्स को बेचते हो, तो देखो डिपेंड करता है। अगर WDV से कम है आपकी सेल वैल्यू, अगर WDV से सस्ते में आप बेच रहे हो, सपोज WDV है 1 लाख रुपीस, ठीक है, चलो एक एग्जांपल ये ले लेता हूं, लेट्स से द कॉस्ट इज 5 लाख रुपीस, WDV कितनी हो गई? WDV हो गई सपोज 3,50,000 रुपीस, WDV हो गई 3,50,000 रुपीस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी सेल वैल्यू क्या है? सेल वैल्यू है आपकी, सपोज सेल वैल्यू है लेट्स से 2 लाख रुपीस। ठीक है, सेल वैल्यू सपोज आपकी 2 लाख रुपीस, WDV से भी कम है सेल वैल्यू, तो जितना भी डिफरेंस है वो आपका P&L में डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी डेप्रिसिएशन आपका 3 लाख रुपए का हो जाना चाहिए था। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका 3 लाख रुपए का हो जाना चाहिए था, 5 लाख का एसेट था और ये 3 लाख रुपए का आपका डेप्रिसिएशन हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन कितना किया? आपने डेप्रिसिएशन सिर्फ 1,50,000 रुपीस का किया, तभी WDV 3.5 लाख की दिख रही है। ठीक है, तो 3.5 लाख माइनस 2 लाख कितना एक्स्ट्रा है? 1,50,000 है। 1,50,000 एक्स्ट्रा आपका डेप्रिसिएशन होना चाहिए था, एंड दिस इज नोन एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो ये आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन होता है, इसको P&L में हम लोग डेबिट कर देते हैं। अगर आपकी सेल वैल्यू WDV से ज्यादा है, मान लो सेल वैल्यू है आपकी 4 लाख रुपए, सेल वैल्यू आपकी 4 लाख रुपए, लेकिन कॉस्ट से कम है। अगर आपकी सेल वैल्यू WDV से ज्यादा है लेकिन कॉस्ट से कम है, इसका मतलब क्या है? आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया टोटल 1,50,000 रुपीस, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाना कितना चाहिए था? ओनली 1 लाख रुपीस, ओनली 1 लाख रुपीस लगाना चाहिए था। जो 50,000 आपने एक्स्ट्रा डेबिट कर रखा है, उसको अब आप लोग क्रेडिट कर दोगे P&L में, और इसको बोला जाता है बैलेंस चार्ज। इसको क्या बोला जाता है? बैलेंसिंग चार्ज बोला जाता है। अगर मान लो आपकी सेल वैल्यू हो गई सपोज 6 लाख रुपए, आपकी सेल वैल्यू हो गई सपोज 6 लाख रुपए। अब इसका क्या मतलब है? एसेट खरीदा था 5 लाख में, बेच रहा हूं 6 लाख में, 1 लाख के प्रॉफिट पर मैं बेच रहा हूं। ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है, ये आपका कैपिटल गेन होगा, ये आपका कैपिटल गेन होगा। लेकिन मजे की बात है, आपने 5 लाख पर ये 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया था, तो इससे आपने P&L को डेबिट कर दिया था। अब आप इसको रिवर्स करोगे, क्रेडिट करोगे, और ये 1,50,000 रुपीस का बैलेंसिंग चार्ज हो जाएगा। तो WDV से कॉस्ट तक बैलेंसिंग चार्ज, और कॉस्ट से सेलिंग वैल्यू तक आपका कैपिटल गेन्स हो जाएगा। इसको हम लोगों ने प्योरली लॉजिक के साथ अपनी रेगुलर क्लासेस में भी डिस्कस किया था, यहां पर भी मैंने आपको पूरे लॉजिक के साथ सब कुछ बताया हुआ है कि कैपिटल गेन कितना ऑन सेल वैल्यू ओवर द कॉस्ट, बैलेंसिंग चार्ज कितना कॉस्ट माइनस WDV, ये आपका P&L में क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू डू। ठीक है, अगर आप अपना कोई एसेट पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहे हो और पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो जितना पोर्शन आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे, उतने का ही आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, उतने का ही आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैंने एक गाड़ी ली 1 लाख रुपए की, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है मेरा 15% के रेट से। ठीक है, गाड़ी ली मैंने 1 लाख रुपए की, डेप्रिसिएशन लगता है 15% के रेट से, पहले साल का डेप्रिसिएशन आया 15,000 रुपए। अगर मैं इस एसेट का सिर्फ 50% ही अपने बिजनेस में
यूज कर रहा हूं तो 15,000 का आधा यानी 7,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन मुझे मिलेगा। पर मजे की बात यह है कि ब्लॉक में पूरा 1 लाख रुपीज ऐड होगा। जो कार वाला ब्लॉक है उसमें पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज ऐड होगा, पर डेप्रिसिएशन मेरे को सिर्फ 7,500 रुपीज का मिलेगा। यह मैं आपको इसलिए एम्फसाइज करके बता रहा हूं क्योंकि यहां पर कई सारे लोगों को लगेगा कि सर ब्लॉक में भी फिर कार की 50,000 वाली ही वैल्यू ही ऐड करो ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्लॉक में आप पूरी वैल्यू ऐड करते हो, लेकिन जब आप उसका डेप्रिसिएशन देते हो तो आप 7,500 रुपीज का ही डेप्रिसिएशन देते हो। ठीक है, सेक्शन 35 के बारे में बात करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो आप एक्सपेंडिचर इनकर करते हो वो दो तरीकों से कर सकते हो, या तो आप इन हाउस रिसर्च कर लो या तो आप बाहर वाले लोगों को कंट्रीब्यूट कर दो। अगर आप इन हाउस एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो ये बोथ द टैक्स रेजिम्स में आपको इसका रिडक्शन मिल जाएगा। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों का सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन हाउस कंट्रीब्यूशन में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। अगर बिजनेस कमेंस करने से पहले आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च किया है तो बिजनेस कमेंस करने के 3 साल पहले तक का जितना भी खर्चा होगा उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सैलरी और मटेरियल वाला आपको रिडक्शन मिल जाएगा, ओवरहेड्स का आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। सिमिलरली 3 साल पुराना वाला जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बिजनेस कमेंस करने से जस्ट 3 साल पहले वाला जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो भी आपका पूरा का पूरा 100% आपको रिडक्शन मिल जाएगा जिस साल आप अपना बिजनेस कमेंस करते हो, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड। अगर आपके पास कोई भी ऐसा साइंटिफिक रिसर्च वाला जो एक्सपेंडिचर है जो बचा हुआ रह गया तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स। अगर हम बाहर के लोगों को कंट्रीब्यूट करने के बारे में बात करें तो इसका डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलता है, इसका डिडक्शन न्यू स्कीम में नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका डिडक्शन ये जो कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स वाला होता है इसका डिडक्शन सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलता है। अब यहां पर जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें कैपिटल रेवेन्यू वाली तो कोई बात ही नहीं होती, आपने तो सिंपली कंट्रीब्यूट कर दिया तो आपको आपके कंट्रीब्यूशन के 100% का रिडक्शन मिल जाता है। और कंट्रीब्यूट आपको कहां करना होता है, आईआईटीज, नेशनल लैबोरेटरीज, नोटिफाइड एंड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज वगैरह वगैरह। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो जितना भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं उसका रिडक्शन आपको 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ फीजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे वगैरह करना वगैरह वगैरह। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या हो गई, डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू रेजिडेंट असेसीज हु इनकर सच एक्सपेंडिचर बिफोर बिजनेस कमेंसमेंट फॉर एक्सटेंशन और फॉर सेटिंग अप अ न्यू यूनिट। ठीक है, अब कंपनी के केस में जो डिडक्शन की लिमिट है वो क्या है, लोअर ऑफ या तो एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर हायर ऑफ 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब क्या हो गया, आप पहले देखो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इनमें से क्या ज्यादा है, जो भी ज्यादा है उसका 5% ले लो, जो भी ज्यादा है उसका 5% ले लो, फिर उसको कंपेयर करो एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से, इनमें से जो भी लोअर होगा उसका आपको रिडक्शन यहां पर मिल जाएगा। कंपनी एसएससी अगर नहीं है तो फिर लोअर ऑफ एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इसका आपको डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का ये मतलब होता है, क्वेश्चन में आपको दिया ही रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका आता है शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका नहीं आता है क्योंकि नई बिजनेस है, नए बिजनेस में कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस हो भी नहीं सकता है, क्लियर लॉजिक है। ठीक है, डिडक्शन पीरियड आपका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इसका 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आपको इसका रिडक्शन मिलता है। डेफिनेटली जिस साल आपके एक्सपेंसेस इनकर होते हैं आपको उसका ऑडिट कराना होता है, एक्सेप्ट फॉर कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, अगर अमालगमेशन या डीमर्जर वगैरह होता है तो जितना भी बचा हुआ डिडक्शन होता है 5 साल के बीच में, 5 साल खत्म होने से पहले ही अगर मान लो अमालगमेशन या डीमर्जर हो गया तो अमालगमेटेड कंपनी को या डीमर्ज्ड यूनिट को रिमेनिंग ईयर्स का रिडक्शन मिल जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आओ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में भी अगर आप कुछ एक्सपेंडिचर करते हो, मतलब आप अपने एम्प्लॉइज से कहते हो कि सर आप सारे लोग ना वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लो और मैं आपको लमसम पैसा दूंगा, तो जितना भी लमसम पैसा कोई भी बिजनेस अपने एम्प्लॉइज को देता है वॉलंटरीली रिटायर होने के लिए, उस एक्सपेंडिचर का रिडक्शन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाता है। सेक्शन 35 एडी इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शन टू स्पेसिफाइड बिजनेसेस, यहां पर वो 14 बिजनेसेस हैं, इनमें से कुछ कुछ आपको याद रखने। देखो 14 बिजनेसेस कौन कौन से हैं, कोल्ड चेन फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन और पाइपलाइन फॉर गैस या ऑयल, 2 स्टार के ऊपर के होटल्स, 2 स्टार या उससे ऊपर के होटल्स, 100 बेड्स या उससे ऊपर के हॉस्पिटल्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फॉर स्लम रीडेवलपमेंट या अफोर्डेबल हाउसिंग, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, इनलैंड कंटेनर डिपोज कंटेनर फ्रेट स्टेशंस, बी कीपिंग, हनी प्रोडक्शन, वेयर हाउसिंग फॉर शुगर, स्लरी पाइपलाइन फॉर आयरन ओर, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी।
मतलब क्या हुआ, अगर इन 14 बिजनेसेस में से आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका आपको 100% का डिडक्शन मिल जाता है, उसका आपको 100% का डिडक्शन मिल जाता है। ये डिडक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड स्कीम में ही मिलता है। तो 35 एडी का भी जो डिडक्शन है वो सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलता है, न्यू स्कीम में उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन देखो 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में 3 चीजों का एक्सक्लूजन है, लैंड पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, गुडविल पर डिडक्शन नहीं मिलेगा और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस कमेंस करने से पहले भी इनकर किया हुआ है तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा जिस साल आप अपना बिजनेस कमेंस करते हो, राइट। अच्छा, यहां पर भी 10,000 के ऊपर का जो भी पेमेंट है वो आपको कैश में नहीं करना चाहिए, आपको अकाउंट पे चेक या बैंक ड्राफ्ट वगैरह से करना चाहिए, तो आपको उसका डिडक्शन तभी मिल पाएगा। अगर आपने एक बार 35 एडी में डिडक्शन लिया तो डेफिनेटली आपको कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना तो आपको चैप्टर 6A में कोई डिडक्शन मिलेगा, ना तो आपको सेक्शन 10AA में कोई डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, और आपको कोई डेप्रिसिएशन वगैरह वाली चीजें भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, जो भी एसेट है, जो भी आपका एसेट है, 35 एडी वाले बिजनेसेस के लिए बात है कि जो भी आप एसेट परचेज करते हो उसको 8 साल के लिए, 8 साल के लिए, जिस साल आपने डिडक्शन क्लेम किया उस साल से 8 साल के लिए आपको अपने बिजनेस में ही यूज करना होगा। अगर आपने 8 साल के अंदर अंदर इस एसेट को किसी और पर्पस के लिए यूज किया, अपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज किया, तो फिर आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। कितना ऐड कर दिया जाएगा? आपने कितना डिडक्शन लिया था? 100% का डिडक्शन लिया था। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आपने 100% का रिडक्शन ले लिया था, ठीक है, वो 100% का रिडक्शन ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन फिर आप लोग चिल्लाओगे, अरे सर जितने साल हम लोगों ने उसको यूज किया, एक्चुअली अपने स्पेसिफाइड बिजनेस में कुछ 2 साल 3 साल तो यूज किया होगा, वो 2-3 साल का डेप्रिसिएशन ही दे दो, तो कितना ऐड होगा आपकी इनकम में? जो भी उसकी कॉस्ट है, क्योंकि आपने डिडक्शन कितना लिया था, 100% का डिडक्शन लिया था, तो जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट माइनस द डेप्रिसिएशन व्हिच वुड हैव बीन अलाउड इफ द एसेट वाज यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, तो इफ यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस द डिडक्शन अमाउंट माइनस अलाउएबल डेप्रिसिएशन विल बी एडेड टू द बिजनेस इनकम ऑफ द ईयर ऑफ मिसयूज। ठीक है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है माइनस द अलाउएबल डेप्रिसिएशन। ठीक, डिडक्शन नॉट अवेलेबल अंडर द डिफॉल्ट स्कीम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो इसके ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोगों को ध्यान से करना है। आ जाते हैं सेक्शन 36 पे, जो कि अदर डिडक्शंस के बारे में बात करता है। बड़ी सिंपल सी चीज है यार, सारे के सारे बिजनेस के जो खर्चे हैं ना वो आपको यहां पर अलाउ हो जाते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, अगर आपने कहीं से लोन वगैरह लिया है उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो क्या उस इंटरेस्ट का आपको रिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पस के लिए लिया है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। इंटरेस्ट फॉर एसेट एक्विजिशन पीरियड अंटिल पुट टू यूज नॉट अलाउड एडेड टू एसेट कॉस्ट। अब इसमें क्या हो गया कि आपने किसी एसेट को परचेज करने के लिए, एसेट को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए आपने कोई लोन लिया, अब उस लोन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जब तक वो एसेट आप खरीद नहीं लेते या जब तक वो एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाता, तब तक का जितना भी इंटरेस्ट है वो तो एसेट की एक्चुअल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और एसेट एक बार पुट टू यूज हो गया, उसके बाद भी अगर आप उस एसेट के एक्विजिशन पे लिए हुए लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हो तो इस इंटरेस्ट का आपको P&L में डेबिट करके डिडक्शन मिल जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, इधर देखो, अगर एम्प्लॉयर आपके कोई प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड्स में कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसका डिडक्शन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम सेक्शन 80CCD के अंदर पेंशन स्कीम में वो करता है, एम्प्लॉई के 80CCD वाले पेंशन स्कीम्स में कंट्रीब्यूट करता है, तो 10% ऑफ द सैलरी का डिडक्शन मिल जाएगा। 10% से ऊपर अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन हुआ तो वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा, वो आपका P&L में टैक्सेबल होगा। कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, ठीक है, अगर एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए, अंडर एन इररिवोकेबल ट्रस्ट, अगर एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए वो इररिवोकेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर कर रहा है तो फिर उसका रिडक्शन उसको मिल जाएगा। एम्प्लॉई वेलफेयर फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, तो इसका भी आपको यहां पर डेफिनेटली मिल जाएगा। जैसे PPF में डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स में डाल दिया या नॉर्मल प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड्स वगैरह में भी डाल दिया, तो उसका भी रिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि जितना भी पैसा आप अपनी बुक्स में दिखा रहे हो कि आपने प्रोविडेंट फंड में डाला, वो पैसा एक्चुअली आपको प्रोविडेंट फंड में डाल देना चाहिए अप टू अंटिल द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट एक्ट। ठीक है, तो डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज अलाउड इफ क्रेडिटेड बाय ड्यू डेट अंडर द रेलेवेंट एक्ट। तो प्रोविडेंट फंड में अगर आपने पैसा डाला तो प्रोविडेंट फंड एक्ट में जो भी रेलेवेंट ड्यू डेट दी हुई है तब तक आप वो पैसा एक्चुअली प्रोविडेंट फंड में डालोगे, तभी आपको उसका रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, contributions credited after this date but before section 139(1) due date not eligible for reduction। ठीक है, तो कई बार कई सारे डिडक्शंस ऐसे भी होते हैं, आगे चलकर हम लोग देखेंगे एक सेक्शन 43B आएगा, वो 43B ये कहता है कि आपको इसका रिडक्शन तभी मिलेगा अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले आपने इसका एक्चुअल में पेमेंट कर दिया है तो।
जैसे प्रीवियस ईयर 23-24 की ड्यू डेट क्या है, या तो 31 जुलाई या तो 31 अक्टूबर, राइट। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में रिटर्न फाइल करने से पहले पहले सपोज 31 मार्च 2024 के बाद आपने पे किया, बट आपने पे कर दिया टिल 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, डिपेंडिंग अपॉन व्हाटएवर रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट अप्लाइज टू यू, तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। बट नॉट इन दिस केस, नॉट इन दिस केस। अगर आप इंप्लॉई के वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो फिर आपको उस एक्ट की रेलेवेंट ड्यू डेट तक पैसा जमा करना होगा। आप फिर बाद में ये नहीं कह सकते कि अरे एक्ट की ड्यू डेट तक जमा नहीं किया तो क्या हो गया, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले तो मैंने जमा कर ही दिया, इसका आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, बैड डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो बैड डेट्स का आपको डेफिनेटली रिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन बैड डेट्स का रिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर आपने पहले उसको अपनी इनकम माना हुआ हो। मतलब आपकी एंट्री होनी चाहिए सेल अकाउंट डेबिट टू डेट, सॉरी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये वाली एंट्री आपकी होनी चाहिए। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल आपने किया तो आपने इसको इनकम में रिकॉग्नाइज कर दिया। फिर आप करो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो आपने उस डेटर को भी कम कर दिया, बैड डेट को आपने डेबिट किया। फिर पीएनएल में जब आप पीएनएल डेबिट टू बैड डेट्स लेकर जाओगे आपको उसका रिडक्शन मिल जाएगा। जब आपकी ये बैड डेट्स कभी भी रिकवर होंगी तो ये वापस टैक्सेबल हो जाएंगी, लेकिन ये टैक्सेबल उतनी ही होंगी जितनी पहले आपको अलाउड हो गई थी। एग्जांपल के तौर पर सपोज आपका 21-22 में आपके कोई बैड डेट्स थे 1 लाख रुपीस के, ठीक है, 21-22 में 1 लाख रुपीस के बैड डेट्स थे। आपने अपने असेसिंग ऑफिसर से कहा कि मुझे 1 लाख रुपीस का रिडक्शन चाहिए। असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि नहीं, मैं तुमको 70,000 रुपीस का ही रिडक्शन दूंगा, 30,000 का मैं तुमको रिडक्शन नहीं दूंगा। तो आप अपने पीएनएल में कितना डेबिट कर पाए, आप 70,000 रुपीस ही डेबिट कर पाए। अब सपोज इस साल आपको 50,000 की रिकवरी हो गई, सपोज आपको 50,000 रुपीस की रिकवरी, या लेट्स से आपको 80,000 रुपीस की रिकवरी होगी। अब सपोज आपको 80,000 रुपीस की रिकवरी हो गई, तो इस साल प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर आपकी 80,000 रुपीस की रिकवरी हुई तो कितना पोर्शन टैक्सेबल होगा, जितना पहले डिसअलाउड था, जितना पहले अलाउड था उतना ही पोर्शन इस साल टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो 70,000 पहले अलाउड हो गया था, इस साल जब आपका 80,000 रिकवर हुआ तो टैक्सेबल पोर्शन कितना होगा, टैक्सेबल पोर्शन 70,000 ही होगा। क्यों? क्योंकि 30,000 पे तो सरकार पहले ही टैक्स ले चुकी थी आपसे। ठीक है, 30,000 पर सरकार पहले ही टैक्स ले चुकी थी। तो अगर इस साल 80,000 मिला, 70,000 पहले अलाउ कर दिया गया था, 70,000 इस बार आपकी इनकम होगी। जो एक्स्ट्रा 10,000 मिला उस पर सरकार पहले ही टैक्स ले चुकी है, उस पर इस साल दोबारा टैक्स नहीं लगी। तो एट द टाइम ऑफ रिकवरी ओनली द डिसअलाउड पोर्शन अर्लियर विल बी इंक्लूडेड, ओनली द अलाउड पोर्शन होना चाहिए, ओनली दी अलाउड पोर्शन अर्लियर। जितना भी आपको अर्लियर अलाउ हुआ था, ठीक है, जितना भी आपको अर्लियर अलाउ हुआ था उतना ही आपकी इनकम में ऐड होगा। जितना डिसअलाउ हो गया था वो आपकी इनकम में अलाउ नहीं होगा। ठीक है, ये जब आप लोग नोट्स डाउनलोड करोगे तो नोट्स में आपको करेक्ट मिलेगा। ठीक है, फैमिली प्लानिंग पर तो जो कंपनीज होती हैं वो कई बार फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड सेमिनार्स या ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवाती हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए। तो फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज के लिए इस तरह के वर्कशॉप्स या सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करवा रही है, उस पर जो भी खर्चा वो कर रही है उसका इसको रिडक्शन मिल जाता है। 5 साल के लिए उसका रिडक्शन मिलता है। नॉन कॉर्पोरेट एसएसीज को, मतलब कंपनीज के अलावा अगर कोई करवा रहा है अपने एम्प्लॉइज के लिए तो उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का रिडक्शन मिल जाता है? बिल्कुल भी नहीं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का रिडक्शन नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन अगर कोई ब्रोकरेज वाली कंपनीज है तो उनको इसका रिडक्शन मिल सकता है। ठीक है, सिमिलरली कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के साथ भी ऐसा ही हो जाता है। ऑल्दो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आती बाती नहीं है एग्जाम में। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ जनरल डिडक्शंस पर। जनरल डिडक्शंस में क्या हो गया कि कुछ ऐसे खर्चे जिनका रिडक्शन अभी सेक्शन 36 में अलाउड नहीं है वो आपको मिल जाएंगे अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो, कैपिटल नेचर के ना हो, वो पर्सनल नेचर के ना हो, वो खर्चे एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए हो, उन खर्चों को कानून ने मना ना किया हो, वो कोई ऐसे ऑफेंसेस ना हो। जैसे आप गुंडा बन के अगर हफ्ता ले लोगे, ठीक है, और हफ्ता लेने के लिए आप अपने 4 गुंडे और रखोगे और उन 4 गुंडों को आप सैलरी पे करोगे और फिर आप बोलोगे अरे इन 4 गुंडों को मैं सैलरी पे कर रहा हूं। किस बात के लिए सैलरी पे कर रहा हूं? जिससे वो गुंडागर्दी करके हफ्ता वसूलें। ठीक है, तो इसका आपको कोई खर्चा वर्चा नहीं मिलेगा। ठीक, और ये सीएसआर एक्टिविटीज भी नहीं होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बात करता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी किसी एक पर्टिकुलर टर्नओवर के ऊपर कमा रही है तो उसको अपने टर्नओवर का या प्रॉफिट का इतना पोर्शन सीएसआर में लगाना पड़ेगा। उसका डिडक्शन आपको यहां पर पीएनएल में नहीं मिलता, इसका रिडक्शन हम लोगों को 80G में मिल जाता है। ठीक है, जो ग्रॉस टोटल इनकम से आपको रिडक्शंस मिलते हैं 80G में, डोनेशंस के फॉर्म में आपको इसका रिडक्शन मिल जाता है। लेकिन यहां पर पीएनएल में इसका रिडक्शन नहीं मिलता। बिजनेस इनकम में, पीजीबीपी में, पीएनएल में आपको वही इनकम, वही एक्सपेंसेस के रिडक्शंस मिलेंगे, उन्हीं एक्सपेंसेस के रिडक्शंस मिलेंगे जो एक्सपेंसेस बिजनेस करने के लिए जरूरी हैं।
राइट ये जो CSR एक्टिविटीज वाले खर्चे हैं, बहुत अच्छी बात है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, आपका मन भी होता होगा, लेकिन ये बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप ये एक्सपेंसेस नहीं भी इनकर करोगे तब भी आपका बिजनेस हो जाएगा। तो इसलिए इसका रिडक्शन आपको यहां पर नहीं मिलता, बट इसका रिडक्शन आपको मिलता है 80G में अगर आप ओल्ड स्कीम में आते हो तो। ठीक है, ये जो यहां पर मैंने बात की थी कि इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो प्रोहिबिशन बाय लॉ का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर फॉर ऑफेंसेस अंडर एनी लॉ इन इंडिया और अब्रॉड, ठीक है, इंक्लूड्स बेनिफिट्स और परक्विजिट्स टू एनी पर्सन इन वायलेशन ऑफ लॉ। वही वाली बात हो गई, कोई मैंने गुंडे रख रखे, गुंडों से कहा है कि तुम सड़क पे आते जाते लोगों को रोकना, उनको बंदूक दिखाना और उनसे पैसे वसूलना, ठीक है, तो मैं ये एक्सपेंसेस इनकर कर रहा हूं, मैं अपने गुंडों को बेनिफिट्स दे रहा हूं। क्यों बेनिफिट्स दे रहा हूं? उनसे कानून तोड़वा के, तो उसका मेरे को कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर टू कंपाउंड एन ऑफेंस और अंडर एनी लॉ इन इंडिया और अब्रॉड। मतलब कंपाउंड का मतलब हो जाता है उसमें वो होना, पार्टिसिपेट करना एक तरह से। नॉन अलाउेबल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? अगर आप पॉलिटिकल पार्टी द्वारा पब्लिश किसी मटेरियल में अपना एडवर्टीजमेंट करते हो तो उसका आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, आओ देखो कौन से ऐसे अमाउंट्स हैं जो कि किसी भी एसएससी के हाथ में डिडक्टेबल नहीं है। कौन से ऐसे अमाउंट्स हैं जो कि किसी भी एसएससी के हाथ में डिडक्टेबल नहीं है? तो देखो, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन कॉर्पोरेट प्रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी जिसपे आपने टीडीएस नहीं काटा है। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपको उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने इंडिया के बाहर किसी फॉरेनर को आपने कुछ इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस या कुछ भी आपने पे किया और उस पर आपने टीडीएस नहीं काटा तो 100% डिसअलाउ यहां पर हो जाता है। 100% डिसअलाउ। ठीक है, तो नॉट डिडक्टेबल अनलेस टीडीएस इज डिडक्टेड एंड पेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर और आफ्टर द ड्यू डेट इन द प्रीवियस ईयर डिडक्टेड, राइट। अगर आप किसी रेजिडेंट को ये सारा पैसा दे रहे हो और आपने टीडीएस नहीं काटा तो 30% का डिसअलाउंस हो जाता है। तो 30% ऑफ एनी सम पेबल टू अ रेजिडेंट वेयर टीडीएस इज रिक्वायर्ड बट नॉट डिडक्टेड और नॉट पेड बाय द ड्यू डेट अंडर चैप्टर 17B, राइट। 30% का आपका डिसअलाउंस हो जाता है। ओके, एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज और टैक्स, सरचार्ज और सेस, तो जो भी आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो क्या आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? नहीं, उसका कोई डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो। पेमेंट्स अंडर सैलरीज पेबल आउटसाइड इंडिया और टू नॉन रेजिडेंट विदाउट टैक्स पेमेंट और डिडक्शन, तो यहां पर हमने इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बारे में बात की थी, यहां पर हम सैलरीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने सैलरी पे की, यहां अगर आपने सैलरी पे की है और आपने टीडीएस नहीं काटा, आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और चीज, अगर आप किसी अपने रेजिडेंट इंप्लॉई को सैलरी पे कर रहे हो और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर आप उसके बिहाफ पर खुद ही टैक्स डिपॉजिट कर दे रहे हो तो आपको उसका भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आओ देखते हैं पार्टनरशिप फर्म्स या एलएलपीज के लिए कौन कौन से अमाउंट्स नॉन डिडक्टेबल हैं। ठीक है, कौन कौन से अमाउंट्स नॉन डिडक्टेबल हैं? देखो, अगर आप नॉन वर्किंग पार्टनर्स को दे रहे हो, नॉन वर्किंग पार्टनर्स को क्या दे रहे हो? सैलरी दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो या रेम्यूनरेशन दे रहे हो, किसी भी काइंड का, तो नॉन वर्किंग पार्टनर्स को जो भी आप सैलरी, रेम्यूनरेशन वगैरह दे रहे हो वो आपका डिडक्टेबल नहीं है। रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट नॉट ऑथराइज्ड और नॉट इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड, तो ये भी आपका डिडक्टेबल नहीं है कि पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसा रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आप रेम्यूनरेशन दिए जा रहे हो, इसका आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप अपने पार्टनर्स को सैलरी वगैरह या सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन कुछ भी दे रहे हो, उसका रिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर वो पार्टनरशिप डीड द्वारा ऑथराइज्ड है तो। ठीक है, पेमेंट रिलेट्स टू द पीरियड बिफोर पार्टनरशिप डीड और नॉट ऑथराइज्ड बाय अर्लियर डीड, इसका भी आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने पार्टनर से कोई लोन लिया है और आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो 12% से ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। 12% तक का आपको रिडक्शन मिलेगा, 12% से ऊपर का इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो उसका आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, रेम्यूनरेशन टू नॉन वर्किंग पार्टनर्स तो हम लोगों ने देख लिया। अब रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स का आपको रिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स हैं। आपको पहले बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो बुक प्रॉफिट को दो पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे। 3 लाख रुपीस तक के बुक प्रॉफिट्स में आप देखोगे या तो 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट या फिर 1,50,000 रुपीज, विचएवर इज मोर, और बचे हुए बुक प्रॉफिट के पोर्शन पर आपको 60 लाख रुपीस का लेना होगा। बुक प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? P&L में जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया वो, और ऐड कर दो उसमें जितना भी आपने रेम्यूनरेशन माइनस किया था। ठीक है, मान लो आपने कोई भी सैलरी या रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को माइनस किया था P&L में और उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट आया था, तो उसको ऐड बैक करने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट आता है वो बेसिकली बुक प्रॉफिट होता है। तो बुक प्रॉफिट इज बेसिकली द प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग द पार्टनर सैलरीज। ठीक है, दैट इज अ बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 लाख रुपीस और रिमेनिंग 3 लाख रुपीस वाले पोर्शन पर 90% ऑफ 3 लाख रुपीस या फिर 1,50,000 रुपीस, विचएवर इज हायर, ये
प्लस जो बचा हुआ बुक प्रॉफिट है उसका 60%, इतना आपको रिडक्शन मिल जाएगा फॉर सैलरी टू फॉर रेम्यूनरेशन टू द वर्किंग पार्टनर्स। और उसके ऊपर अगर आपने कोई भी रेम्यूनरेशन पे किया तो वो उसका रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, उसका रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ बुक प्रॉफिट में क्या हो गया, नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड फॉर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स इफ डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट। अगर पीएनएल में से डिडक्ट किया है तो उसको आप ऐड बैक कर दो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन दिस बुक, ऑल द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन दिस बुक, यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, ये मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं ये सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले के लिए बता रहा हूं, या मल्टीपल रिविजन्स जब आप करोगे तो अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लिए तो इट विल बी इनफ। लेकिन अभी पढ़ते हुए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं, राइट। आओ देखो, एक्सपेंसेस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं, कौन कौन से ऐसे पेमेंट्स हैं जिसका आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में। तो अगर हम लोग 40A2 के बारे में बात करें तो यहां पर ये बात करता है रिलेटेड पर्संस। अगर रिलेटेड पर्संस को मैं कुछ पैसा दे रहा हूं जो कि अनरीजनेबल है, तो जितना भी अनरीजनेबल पोर्शन होगा वो मेरे को ऐड बैक करना पड़ेगा पीजीबीपी में, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, मान लो मैंने अपनी वाइफ को अपने बिजनेस में रख रखा है और मैंने अपनी वाइफ को जबरदस्ती उसको 1 लाख रुपए की मैंने सैलरी पर रख रखा है। ठीक है, जो काम मेरी वाइफ कर रही है उसकी सैलरी मार्केट में सपोज 70,000 रुपीज है, तो मैं उसको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, तो 30,000 रुपए मैं उसको फालतू दे रहा हूं। तो ये जो 30,000 रुपए होगा इसका खर्चा मैं क्लेम नहीं कर सकता, ये मुझे एड बैक करना होगा अगर मैं ऑलरेडी डिडक्ट कर चुका हूं तो। ठीक है, फिर 40A3 होता है। 40A3 कहता है कि आप अगर पेमेंट कर रहे हो किसी को कैश में तो 10,000 से ऊपर का अगर आपने पेमेंट किया कैश में तो पूरा का पूरा पैसा आपका डिसअलाउ हो जाएगा। अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 नहीं, पूरा का पूरा आपका डिसअलाउ हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर वगैरह को कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को पेमेंट कर रहे हो, तो फिर आप 35,000 रुपए तक का खर्चा कैश में कर सकते हो। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, इसके कुछ एक्सेप्शंस है। रूल 6DD में इसके कुछ एक्सेप्शंस मेंशन्ड है। वो ये है कि अगर आपने आरबीआई को, एसबीआई को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, गवर्नमेंट को या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जैसी कमोडिटीज को परचेज करने के लिए पैसा दिया तो आप 10,000 से ऊपर कैश में पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इधर देखो, अगर आपने पहले कोई खर्चा पीएनएल में डेबिट कर दिया था, सपोज आप अक्रूवल बेसिस पर अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने पहले पिछले किसी साल में सपोज प्रीवियस ईयर 21-22 में आपने कोई खर्चे का क्लेम ले लिया था ऑन अक्रूवल बेसिस, आपने सपोज कर दिया पेमेंट अकाउंट डेबिट टू अ पार्टी और आपने परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, पार्टी मतलब कोई भी आपका क्रेडिटर हो गया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर आपने कर दिया सपोज 50,000 रुपीज। अब उस क्रेडिटर को आपको 50,000 रुपीज पे करने, आपने प्रीवियस ईयर 21-22 में अक्रूवल बेसिस पर इसका रिडक्शन ले लिया और इस साल 23-24 में आप इसका पेमेंट कैश में अगर कर रहे हो तो सरकार कहेगी हमारे माथे पर कुछ बड़ा बड़ा लिखा नहीं है, इस 50,000 रुपए को आप अपनी इनकम मानोगे। क्योंकि आपने क्या किया, आप उस साल पे कर देते कैश में, अगर आप उस साल में पे करते तो आपको उसका रिडक्शन नहीं मिलता। आपने उस साल रिडक्शन ले लिया, इस साल आपने कैश में पे कर दिया, सरकार कहती है ये नहीं चलेगा। तो अगर आपने प्रीवियसली अक्रूड एक्सपेंसेस को जो कि 10,000 या 35,000 से ऊपर थे, अगर आप इस साल उसका पेमेंट कर रहे हो कैश में तो आपको रिडक्शन उसका नहीं मिलेगा, आपके लिए वो डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन हाँ, रूल 6DD वाले एक्सेप्शंस एज इट इज बरकरार रहेंगे। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी आपको अलाउ नहीं होगा। ग्रेचुइटी पेमेंट जो आप एक्चुअल पेमेंट करोगे उसका आपको रिडक्शन मिलेगा, लेकिन प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी का आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में पैसा डाला, ठीक है, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में पैसा डाला और जो पैसा आप इसी साल पे करने वाले हो तो आपको उसका रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर कई सारे लोग बोलेंगे, मतलब कई सारे लोग नहीं, क्वेश्चन में कई बार आता है कि एक्चुअल वैल्यूएशन के बेसिस पर ग्रेचुइटी का प्रोविजन बनाकर डाला है तो उसका आपको कोई रिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कुछ ऐसे प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं जो कि चार्जेबल टू टैक्स है अंडर सेक्शन 41। तो आओ देखो, डिडक्शन प्रीवियसली अलाउड फॉर लॉस, एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट रिकवरी और बेनिफिट रिसीव ड्यू टू रेमिशन और सेसेशन। इसका मतलब क्या हो गया, आपका कोई खर्चा था, कोई तो आपने लायबिलिटी दी, मे बी बैड डेट से या कुछ भी था, बैड डेट्स को लेकर तो खैर ये स्पेसिफिक सेक्शन है ये वाला 41(4), लेकिन इसके अलावा आपके कोई सपोज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस थे, ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का आपने डिडक्शन ले लिया, सरकार कहते हैं अरे नहीं पे करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको सीज कर दें, हम इसको मतलब अलाउ कर देते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है, पेमेंट करो ही मत, तुम इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट तुम करो ही मत, ठीक है, तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। फिर ट्रांसफर ऑफ एन एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च नॉट यूज फॉर अदर पर्पसेस वेयर डिडक्शन वाज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35। आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई एसेट खरीदा था, फिर आपने उसको बेच दिया, आपने उसको अपने बिजनेस में यूज नहीं किया, आपने उसको डायरेक्टली बेच दिया, तो क्या हो गया, जितने भी रुपए का वो बिकेगा वो आपकी इनकम हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि आपने डिडक्शन कितना लिया होगा, आपने 100% डिडक्शन लिया होगा साइंटिफिक रिसर्च में, सेक्शन 35 में आपने 100% का डिडक्शन लिया होगा, तो जितना भी आपको पैसा मिलेगा उसका वो पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पर लिखने का तरीका क्या है, लोअर ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35 और सेल प्रोसीड्स। ठीक है, लोअर ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35 और सेल प्रोसीड्स। क्यों लिखा है ये, डायरेक्टली सेल प्रोसीड्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हो सकता है आपका एसेट कॉस्ट से ज्यादा में बिक जाए, तो कॉस्ट से ऊपर में अगर आपका एसेट बिक जाएगा तो जितना भी पोर्शन कॉस्ट के ऊपर आएगा वो आपका कैपिटल गेन हो जाएगा, और आपका यहां पर कोई इनकम क्रेडिट वगैरह नहीं होगी, मतलब जो भी आपकी वो होगी, जो भी आपका कॉस्ट होगा वो आपकी अपने P&L में क्रेडिट होकर इनकम हो जाएगी। ठीक, बैड डेट्स की रिकवरी के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आओ देखो, ये कुछ पेमेंट्स हैं जो कि एक्चुअल पेमेंट जब आप करोगे, ये कुछ डिडक्शंस हैं जो आपको तभी मिलेंगे जब आप एक्चुअल पेमेंट करोगे। ठीक है, एक्चुअल पेमेंट मतलब क्या हो गया, जब आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले पेमेंट करोगे। तो 43B के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो यही 43B आ गया कि यहां पर इन पेमेंट्स का, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं इनका खर्चा आपको तभी मिलेगा, इनका डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप एक्चुअली इनको पे कर दोगे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। कौन कौन से ऐसे हैं, टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय वेलफेयर फंड्स, ठीक है, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज वगैरह वगैरह, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव टू एम्प्लॉइज, लीव एनकैशमेंट वगैरह, और सम पेबल टू इंडियन रेलवेज। Deduction allowed if paid on or before the due date for filing return of income under section 139(1) for the previous year, otherwise allowed in the year of actual payment। ठीक है, यहां पर MSMEs के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, इन खर्चों के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। MSMEs के लिए ये कुछ नई चीज आ जाती है, अगर आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को कुछ पैसा पे कर रहे हो तो आपको उसका रिडक्शन मिलता है। क्या, डिडक्शन अलाउड ओनली इन द प्रीवियस ईयर इन विच द सम इज एक्चुअली पेड अडहियरिंग टू द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006। अब ये MSME डेवलपमेंट एक्ट के सेक्शन 15 में टाइम लिमिट क्या दी हुई है, वो कहता है कि जो भी आपकी अग्रीड अपॉन टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना होगा, और जो अग्रीड अपॉन टाइम लिमिट है वो 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अग्रीड अपॉन पेमेंट दिए, अग्रीड अपॉन डेट दी ही नहीं है, तो फिर डेट बाय डिफॉल्ट 15 दिन की मान ली जाती है। अगर इस डेट को पेमेंट अगर इन दिनों में हो गया, मतलब अगर डेट लिखी हुई है 45 डेज वाली तो उसमें पेमेंट हो गया, या 15 दिन में पेमेंट हो गया, तब तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। अदरवाइज जब भी आप पे करोगे उस साल का रिडक्शन, उसी साल आपको रिडक्शन मिलेगा। ये 3 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। आओ देखो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज कंसिडरेशन फॉर लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर्स एज स्टॉक इन ट्रेड। अब यहां पर क्या मतलब हो गया, देखो हम लोग जब अगली क्लास में कैपिटल गेन्स का रिवीजन करेंगे तो वहां पर आप लोगों को मालूम होगा कि अगर आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से सस्ते में कोई अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हो तो जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाता है, लेकिन 10% का मार्जिन देकर चला जाता है। मतलब द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शुड एक्सीड 10% ऑफ द कंसिडरेशन। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी शुड एक्सीड, सॉरी नॉट 10%, 110%। ठीक है, द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शुड एक्सीड 110% ऑफ द कंसिडरेशन। अगर ऐसा हो गया तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज कंसिडर्ड एज अ डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अदरवाइज जितना भी आपका एक्चुअल कंसिडरेशन है उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। एग्जैक्टली सेम चीज वहां पर सेक्शन 50C में थी कैपिटल गेन्स में। कैपिटल गेन्स में मतलब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करेंगे, तो वहां पर सेक्शन 50C में थी, यहां पर सेक्शन 43CA में है। ठीक है, तो अगर कंसिडरेशन आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। लेकिन अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपके कंसिडरेशन के 110% से कम है, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के 110% से कम है तो एक्चुअल कंसिडरेशन को ही फुल कंसिडरेशन माना जाएगा। एक चीज और थी कि अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बीच में फर्क आ जाता है तो डेट ऑफ अग्रीमेंट वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को हम कंसिडर कर सकते हैं अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट पर या उससे पहले कुछ भी पैसा, थोड़ा बहुत फुल पेमेंट या पार्ट पेमेंट आपका हो चुका था इन एनी मोड अदर देन कैश, मतलब बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड्स बिफोर अग्रीमेंट डेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 44AA में, जो कि कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करता है। तो यहां पर 2 टाइप के लोगों के बारे में बात हुई है, एक वो लोग जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में इन्वॉल्व है और दूसरे लोग जो बिजनेस करते हैं। जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, तो पहली बात तो वो स्पेसिफाइड प्रोफेशंस होते क्या हैं, मेडिकल, लीगल, अकाउंटिंग, फिल्म आर्टिस्ट, इंजीनियरिंग, टेक्निकल वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसके अंदर भी 2 पार्ट्स आते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट्स क्या आते हैं कि क्या पिछले प्रीवियस ईयर से पहले वाले 3 सालों में इन ऑल द 3 इयर्स आपकी ग्रॉस रिसीट्स 1.5 लाख से ऊपर थी। अगर हां तो आपको स्पेसिफाइड बुक्स बनानी होंगी, अदरवाइज आपको नॉर्मल बुक्स बनानी होंगी। ऐसी नॉर्मल बुक्स के असेसिंग ऑफिसर आपकी बुक्स के बेसिस पर आपकी इनकम कंप्यूट कर पाए।
ठीक है। अगर आपकी प्रीवियस ईयर के पिछले तीनों सालों की ग्रॉस रिसीट्स 1.5 लाख से ऊपर थी तो आपको स्पेसिफाइड बुक्स बनानी होंगी। स्पेसिफाइड बुक्स में कौन कौन सी हो जाती हैं? अगेन दो टाइप के लोग। डॉक्टर्स को क्या बनाना होता है? डॉक्टर्स को एक तो डेली रजिस्टर बनाना होता है फॉर्म 3C में, ठीक है। एक इन्वेंट्री का स्टॉक बनाना होता है, इन्वेंट्री का रजिस्टर बनाना होता है, और बाकी ये सारी की सारी बुक्स बनानी होती हैं। ऑल द रेस्ट फॉर अदर्स, ठीक है। और ये बाकियों के लिए क्या क्या है? कैश बुक, जर्नल, लेजर, बिल्स और रिसीट्स की कॉपीज, ओरिजिनल बिल्स वगैरह की कॉपीज, ये सारी चीजें बनानी होती है, ठीक है। अगर हम अदर पर्संस के बारे में बात करें, यानी जो बिजनेस वाले हैं, तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या ये इंडिविजुअल या एचयूएफ है या फिर ये अदर्स है। अगर ये इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो फिर हमें देखना होगा कि क्या इनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर थी या इनकी ग्रॉस रिसीट्स 25 लाख से ऊपर थी। कब? प्रीवियस ईयर से पिछले तीनों में से किसी भी साल में। यहां पर क्या है? यहां पर है इन ऑल द प्रीवियस ईयर्स, इन ऑल द 3 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। यहां क्या है? यहां यह है कि आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर थी या आपकी ग्रॉस रिसीट्स 25 लाख से ऊपर थी। कब? प्रीवियस ईयर 23-24 से पिछले वाले तीनों में से किसी भी साल में अगर ऊपर थी तो फिर आपको नॉर्मल बुक्स बनानी होंगी जिससे असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को कंप्यूट कर पाए। अदरवाइज आपको कोई बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको कोई बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ नहीं हो, कुछ और हो, फर्म, एलएलपी, कंपनी वगैरह कुछ हो, तो यहां पर इनकम 2.5 लाख की थी, यहां 1,20,000 देखना होगा। यहां ग्रॉस रिसीट्स 25 लाख की थी, यहां ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख का देखना होगा। अगेन प्रीवियस ईयर 23-24 से पिछले 3 सालों में से किसी भी साल में अगर इनकम 1,20,000 से ऊपर थी या फिर ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख से ऊपर थी तो आपको ऐसी बुक्स बनानी चाहिए कि असेसिंग ऑफिसर उनसे देखकर आपकी इनकम कंप्यूट कर पाए। अदरवाइज आपको कोई बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको कोई बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बुक्स बनाने की जरूरत होती है और आप बुक्स फिर भी नहीं बना पाते हो तो सेक्शन 271A में आपके ऊपर लग जाती है पेनल्टी, ठीक है। आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है, 25,000 रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। आओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपने बना ली, अब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी तो करना जरूरी है। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी तो करना जरूरी है। तो ऑडिट से रिलेटेड क्या क्या चीजें, आओ उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। लेकिन प्लीज उससे पहले आप लोग यार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग ये सेशन देख रहे हो, 50 मिनट हो चुके हैं और आप लोग देख रहे हो हम लोग कितने क्रिस्प तरीके से रिवाइज कर रहे हैं और सारी की सारी चीजें हम लोग रिवाइज करते हुए आ रहे हैं। श्योर अगर आप लोग ये बिना मेरे साथ रिवाइज कर रहे होते तो शायद इतनी जल्दी इतनी सारी चीजों को आप रिवाइज नहीं कर पाए होंगे। ऑफ कोर्स कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको इमीडिएटली क्लिक नहीं की होंगी, लेकिन एक फ्लो बनाने के लिए ये रिवीजन सेशंस बहुत जरूरी है। तो अगर आप में से किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आओ देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बना ली, इनका ऑडिट रिक्वायर्ड है क्या? तो उसके लिए हमें देखना होगा बिजनेस के लिए अलग और प्रोफेशन के लिए अलग। बिजनेस के लिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट कब होती है? अगर आपका टोटल सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ से ऊपर हो जाते हैं इन द प्रीवियस ईयर। लेकिन अगर आपका जो टोटल पेमेंट है और जो टोटल रिसीट्स हैं उन टोटल का 5% से कम कैश में है, मतलब अगर आपकी 100 रुपए की टोटल रिसीट्स हैं तो अगर 5 रुपए या उससे कम की कैश में रिसीट्स हैं, अगर आपका टोटल पेमेंट सपोज 100 रुपए का है तो 5%, 5 रुपए या उससे कम का पेमेंट आपका कैश में है तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट की जो लिमिट है वो 1 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो जाती है, ठीक है। तो आपका ऑडिट आपको तब कराना होगा जब आपका टोटल सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 10 करोड़ से ऊपर हो जाएंगी। कब? अगर आपकी कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स इज लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल, ठीक है। अच्छा, कोई एसएससी अगर आपका 44AE में है, कोई एसएससी अगर आपका 44AE में है, 44AE अभी हम लोग बात करेंगे, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का 3rd वाला सेक्शन होता है जहां पर आप ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर होते हो, यू आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ हायरिंग, प्लाइंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस। अगर ऐसा होता है और तो फिर 44AE में आपकी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस पर आपकी इनकम कैलकुलेट की जाती है। अगर आप अपनी इनकम उस प्रिजम्पटिव वाली इनकम से कम डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना पड़ेगा। सिमिलरली वी हैव सेक्शन 44AD। 44AD क्या कहता है कि अगर आपकी जो टोटल टर्नओवर है वो 2 करोड़ तक है, अगर आपका टोटल टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो फिर 8% ऑफ योर टोटल टर्नओवर कैन बी कंसिडर्ड एज द इनकम। और अगर उस टर्नओवर में से कुछ आपका वो इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स है तो उस इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स वाले पोर्शन का 6% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स कैन बी कंसिडर्ड एज योर इनकम, ठीक है। ये 2 करोड़ की लिमिट बढ़कर 3 करोड़ भी हो जाती है, 3 करोड़ भी हो जाती है। ये इस बार का अमेंडमेंट है, मई 2024 का अमेंडमेंट है,
ठीक है, कि 2 करोड़, पहले नवंबर 23 तक ये 2 करोड़ ही था, लेकिन मई 24 में क्या हो गया, 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ तक के लिए भी 44AD एप्लीकेबल हो जाता है। अभी 44AD के बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो 3 करोड़ तक के लिए भी 44AD आपका एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन 3 करोड़ तभी होगा अगर आपके टोटल रिसीट्स की, टोटल टर्नओवर जो आपका है, टोटल टर्नओवर की 5% से कम आपकी कैश रिसीट्स है, 5% से कम आपकी कैश रिसीट्स है। ठीक है, ऐसे केसेस में आपको ऑडिट कब कराना होगा, अगर आप अपनी इनकम कह रहे हो कि भाई 8% या 6% से भी कम है, 8% या 6% से भी कम है। अच्छा, 44AD में एक चीज और होती है, 44AD में यह चीज होती है कि अगर आपने किसी साल 44AD ऑप्ट कर लिया तो अब उसके अगले 5 साल तक आप 44AD में ही अपनी प्रिजम्पटिव इनकम को डिक्लेयर करोगे। अगर 5 साल के खत्म होने से पहले, 5 साल के बीच में आपने किसी भी साल 44AD को छोड़कर नॉर्मल प्रोविजंस में आप आ गए, तो उसके अगले 5 साल आप कभी भी नॉर्मल प्रोविजंस में नहीं, आप वापस 44AD में नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो 5 साल तक आपको 44AD में आना होगा। अगर 5 साल के बीच में आप नॉर्मल प्रोविजंस में आ गए तो फिर उसके अगले 5 साल तक आप नॉर्मल प्रोविजन से ही करोगे, आप 44AD में नहीं आ पाओगे। राइट, तो इन सालों में आपको फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना होगा। ये तो हुई बिजनेस की बात। प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। तो प्रोफेशन के बारे में अगर हम लोग यहां पर देखें तो अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा है तो आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कराना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना होगा। लेकिन हां, अगर आप 44ADA में जा रहे हो तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की जरूरत तभी पड़ेगी अगर आप ये कह रहे हो कि मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 44ADA के हिसाब से जो आया है इनकम उससे भी कम है। 44ADA क्या कहता है, 44ADA ये कहता है, 44ADA ये कहता है कि अगर आपकी साल भर की जो ग्रॉस रिसीट्स हैं वो 50 लाख या उससे कम है तो ग्रॉस रिसीट्स का 50% हम आपकी इनकम मान लेंगे, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस साल अगेन मई 2024 के लिए एक और अमेंडमेंट आया है। वो अमेंडमेंट ये है कि इस 50 लाख को बढ़ाकर हम 75 लाख तक भी कर सकते हैं अगर टोटल ग्रॉस रिसीट्स का 5% से कम आपका कैश में आया हुआ हो तो। ठीक है, तो 75 लाख रुपीस तक भी आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि टोटल रिसीट्स का 5% से कम आपका कैश में आना चाहिए। ठीक है, 44ADA वालों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाने की जरूरत कब पड़ती है, जब वो कहते हैं कि जो मेरी इनकम आ रही है, जो मेरी एक्चुअल इनकम है वो 44ADA से भी कम आ रही है, तो सरकार कहती है ठीक है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवा लो और कम इनकम क्लेम कर लो। ठीक है, अब अगर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करवाया तो आपकी पेनल्टी लग जाती है 0.5% ऑफ द टोटल सेल्स बिजनेस टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स फॉर दैट ईयर और ऑफ देयर ग्रॉस प्रोफेशनल रिसीट्स और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये तो हो गए ऑडिट वाली बात। आओ प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। 3 सेक्शंस होते हैं, 44AD, 44ADA, 44AE। ऑडिट वाले चीजों को रिवाइज कराते हुए हम लोगों ने मोटा मोटी एक तरह से प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजंस को भी रिवाइज कर लिया, लेकिन अभी थोड़ा सा एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। 44AD कहता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो और आपके बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। आपके टोटल जो भी आपका टर्नओवर है उस टर्नओवर का 8% हम आपकी इनकम मान लेंगे। ठीक है, उस टर्नओवर का 8% हम आपकी इनकम मान लेंगे। अगर इस 2 करोड़ में से जो भी आपकी रिसीट्स हैं उनमें से कुछ रिसीट्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक मोड से आई हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड वाली रिसीट्स का 6% ही हम आपकी इनकम मानेंगे। ठीक है, ये नवंबर 2023 तक दिस लिमिट वाज 2 करोड़ रुपीस, लेकिन मई 2024 में इसको बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन 3 करोड़ के लिए एक कंडीशन डाली गई है कि टोटल रिसीट्स का 5% से कम कैश में आना चाहिए। अगर टोटल रिसीट्स का 5% से कम कैश में आया है तो यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD टिल 3 करोड़ ऑफ योर टर्नओवर। ठीक है, तो ये आपको 3 करोड़ का होगा। अच्छा, 44AD किस किस को एप्लीकेबल नहीं होगा, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशंस हैं। 44AA में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखे, जिनको वो स्पेसिफाइड प्रोफेशंस थे ना, जो डॉक्टर्स थे और बाकी लोग थे, वो लीगल और मेडिकल और फिल्म आर्टिस्ट और इंजीनियर वगैरह, उन सब पे 44AD नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, उन पे 44ADA लगेगा। ठीक है, एजेंसी बिजनेस वालों पर नहीं लगेगा। कोई भी अगर कमीशन ब्रोकरेज वाला बिजनेस हो तो उस पर भी आपका 44AD नहीं लगेगा। 44ADA पर आते हैं। 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए होता है और यह सेक्शन कहता है कि अगर मैं प्रोफेशनल हूं और मेरी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख तक है तो फिर 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स विल बी कंसिडर्ड एज माय टोटल इनकम। अगेन ये 50 लाख रुपीस को बढ़ाकर 75 लाख रुपीस कर दिया गया है अगर मेरी टोटल ग्रॉस रिसीट्स का 5% से कम मुझे 5% से कम मुझे कैश में मिल रहा है तो ये भी मई 2024 का अमेंडमेंट हो गया है। तो 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स और हायर सम क्लेम्ड ये आपकी इनकम हो जाएगी। यहां पर ये वाली नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 44ADA में कुछ भी नहीं है।
44AE उन ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के बारे में बात करता है जिनके पास कुछ गुड्स कैरेजेस हैं और वो उनको लीजिंग, प्लाइंग, हायरिंग के बिजनेस में डील कर रहे हैं। अगर आपके पास साल भर में किसी भी टाइम पर 10 या 10 से कम आपके पास गुड्स कैरेजेस थी तो आप 44AE का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पर आपकी 10 की जगह 11 हो गई तो यू आर आउट ऑफ द एलिजिबिलिटी फ्रॉम सेक्शन 44AE। ठीक है, यहां पर ओनिंग से मतलब है, यहां पर पुटिंग टू यूज से मतलब नहीं है। राइट, अब ये जो गुड्स व्हीकल्स होती हैं, ये जो आपकी गुड्स कैरेजेस होती हैं, इसकी इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है लाइट गुड्स व्हीकल्स और एक होती है हैवी गुड्स व्हीकल्स। ठीक है, तो लाइट गुड्स व्हीकल्स क्या होती है? जिनका जो वेट होता है वो 12 टन से कम होता है। और हैवी गुड्स व्हीकल्स क्या होती है? जिनका 12 से ज्यादा हो जाता है, वो आपकी हैवी गुड्स व्हीकल्स हो जाती हैं। हैवी गुड्स व्हीकल्स के लिए जो आपकी प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेट की जाती है वो की जाती है 1000 रुपीज पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट पर मंथ, और बाकी व्हीकल्स के लिए किया जाता है 7500 रुपीज पर मंथ और एक्चुअल अर्निंग्स विच एवर इज हायर। ठीक है, 7500 रुपीज पर मंथ विच एवर इज हायर। या हैवी वालों के लिए 1000 रुपीज पर टन पर मंथ, पर टन पर मंथ। यहां पर टन से कोई मतलब नहीं है, लाइट वेट वाले में पर टन से कोई मतलब नहीं है। 7500 रुपीज पर व्हीकल पर मंथ। यहां पर क्या है? 1000 रुपीज पर टन पर व्हीकल पर मंथ, और यहां पर क्या है? 7500 रुपीज पर व्हीकल पर मंथ। ठीक है, ओके। अब इनको क्या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत होती है? इनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन तभी, अच्छा 44AE के बारे में नहीं है, 44AD और 44ADA। 44AD और 44ADA वालों को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत तभी पड़ेगी अगर वो अपनी इनकम 44AD और 44ADA से कम क्लेम करना चाहेंगे तो। ठीक है, इनको 44AD और 44ADA में जो इनकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी होती है वो इनको चार इंस्टॉलमेंट्स में नहीं करना होता। इक्वल गलती से बोल दिया, 4 इंस्टॉलमेंट्स में नहीं करना होता। एडवांस टैक्स वैसे 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, लेकिन जो 44AD और 44ADA वाले होते हैं उनको 4 इंस्टॉलमेंट्स में नहीं करना होता, उनको सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में करना होता है। 15 मार्च तक उनको पे कर देना होता है। तो प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए इनकी एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन कब आएगी? 15 मार्च 2024 को आ जाएगी। ठीक है, अगर आप 44AE में ये एडवांस टैक्स चारों इंस्टॉलमेंट्स में ही करना होगा। 44AE में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट में करना होगा, 44AE में चारों इंस्टॉलमेंट्स में करना होता है। अगर आप 44AD से बाहर आ जाते हो 5 साल के अंदर अंदर, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि एक बार मैं अगर 44AD में आ गया तो फिर 5 साल तक मुझे 44AD में ही रहना होगा। अगर मान लो 5 साल के अंदर अंदर मैं 44AD से बाहर जाकर नॉर्मल प्रोविजंस में आ गया तो फिर उसके अगले 5 साल में वापस 44AD में नहीं आ सकता, मुझे नॉर्मल प्रोविजंस में ही टैक्स देना होगा। ठीक है, और फिर मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी ऑडिट वगैरह कराना होगा, बनानी होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी कराना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। स्पेक्युलेटिव बिजनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का प्योर फॉर्म में मतलब होता है जुआ खेलना। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में इसकी डेफिनेशन होती है कि जब आप किसी चीज को परचेज करते हो और उसको सेटल कर देते हो बिफोर द एक्चुअल डिलीवरी। मैंने आज सुबह शेयर खरीदा, शेयर मेरे पास आएगा एक दिन बाद, लेकिन शाम को मैंने उस खरीदे हुए शेयर को बेच दिया। मेरे पास शेयर की डिलीवरी नहीं हुई लेकिन मैंने ट्रांजैक्शन को सेटल कर दिया। ये हो गया स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस को नॉर्मल बिजनेसेस से अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो दे आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम अदर बिजनेसेस। लॉसेस जो भी होते हैं वो किसी भी नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं किए जा सकते हैं, वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किए जा सकते हैं। इनके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप, लेकिन सेट ऑफ तभी करोगे जब स्पेक्युलेटिव बिजनेस का हो, और इनके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 4 साल तक किए जा सकते हैं। Profits and losses from speculative transactions are distinct from other business activities. Speculative transaction का मतलब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको आप लोग देख सकते हो। अगर कोई कंपनी परचेसिंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स में डील कर रही है, उसके दो बिजनेसेस हैं। सपोज मैं ही हूं यहां पर, ठीक है, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं और मैं दिन में ट्रेडिंग भी कर रहा हूं, तो जो मेरा ट्रेडिंग वाला मेरी ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पीजीबीपी हेड के अंदर दो अलग अलग बिजनेसेस माने जाएंगे। एक कोचिंग वाला बिजनेस माना जाएगा और एक ट्रेडिंग वाला बिजनेस माना जाएगा। ट्रेडिंग वाले बिजनेस को स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन की तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, यूज किया जाएगा। लेकिन कुछ कंपनीज जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, इनका तो काम ही ट्रेडिंग का होता है, तो इनका अगर काम ट्रेडिंग का होता है तो इनके लिए वही ये स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, इनके लिए अपना नॉर्मल बिजनेस ही माना जाएगा। ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनको स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं माना जाता है, इनको आपको याद करना होगा।
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इनके बारे में आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ोगे, या तो सीए इंटरमीडिएट में या तो सीए फाइनल में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इनको याद करके जाओगे कि इन ट्रांजैक्शंस को स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं माना जाएगा। ये हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, स्टॉक्स और शेयर्स की जो हेजिंग होती है, या रॉ मटेरियल्स की हेजिंग होती है, मर्चेंडाइज, स्टॉक, शेयर्स, इन सब की जो हेजिंग होती है, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं माना जाता है। इसका इंप्लीकेशन क्या हो गया कि अगर हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट से आपका कोई लॉस वगैरह आ रहा है, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट से अगर आपका कोई लॉस वगैरह आ रहा है, तो उसका सेट ऑफ आपको नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट भी मिल जाएगा। ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट टॉपिक हमारा यहां पर आता है एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम वैसे तो टैक्स फ्री हो जाती है आपकी, ठीक है। सेक्शन 10 के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। और अगर आपको याद हो तो बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में जब हम लोगों ने रिवीजन किया था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगा सकती है। तो यहां पर इनकम टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो टैक्स लगा ही नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को यहां पर देखना होगा कि एग्रीकल्चरल इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो यहां पर दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि मेरा सपोज गन्ने का खेत है, ठीक है, मैं वहां पर गन्ने उगा रहा हूं और मेरी एक फैक्ट्री भी है, उसमें उगाए हुए गन्ने को थोड़ा सा मैं बेच दे रहा हूं और थोड़े से उन गन्नों को मैं यूज करके अपनी चीनी वगैरह बनाकर बेच रहा हूं, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मेरी एक डेयरी है या कुछ भी, हम लोग इस टाइप का एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरा चावल का खेत है, तो मैं चावल उगा रहा हूं, चावल मार्केट में भी बेच रहा हूं और उसका फ्राइड राइस बनाकर भी बेच रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे केस में दो टाइप की इनकम अराइज होती हैं, एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम, अब देखो बहुत ध्यान से देखना। सपोज मेरे पास गन्ना है, मैंने गन्ना उगाया, अब गन्ना उगाने में मेरे को 14 लाख रुपए लग गए, या सपोज 10 लाख रुपए लग गए, ठीक है। 10 लाख रुपए का मैंने गन्ना उगाया, मैंने उसमें से आधा गन्ना बेच दिया, मैंने उसमें से आधा गन्ना 15 लाख रुपए में बेच दिया, ठीक है। अब 15 लाख रुपए में मैंने गन्ना बेचा, लेकिन सिर्फ आधा बेचा, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पूरी 10 लाख में माइनस नहीं करूंगा, आधी माइनस करूंगा। तो 15 लाख में से 5 लाख मैंने माइनस कर दिया, 10 लाख रुपीस मेरी क्या हो गई? मेरी एग्रीकल्चरल इनकम हो गई। तो सेल प्रोसीड्स मेरा कितना हुआ? 15 लाख रुपीस हुआ। सेल प्रोसीड्स मेरा 15 लाख हुआ, 5 लाख मैंने माइनस कर दिया, 10 लाख की मेरी एग्रीकल्चरल इनकम हो गई, ठीक है। अब जो आधा बचा हुआ गन्ना था, उसको मैंने अपने चीनी के प्रोडक्शन में यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। उस बचे हुए आधे गन्ने की जो वैल्यू थी, वो थी सपोज 16 लाख रुपीस, उसकी वैल्यू थी सपोज 16 लाख रुपीस। तो एग्रीकल्चरल इनकम कैसे मानी जाएगी? मार्केट वैल्यू कितनी थी? 16 लाख रुपीस की थी, और 5 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन थी, तो 11 लाख रुपीस ये भी मेरी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। अब ये जो 16 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू का गन्ना है, इसको मैं अपने बिजनेस में लेकर गया, तो ये बिजनेस के लिए कॉस्ट मान ली जाएगी, ये बिजनेस के लिए कॉस्ट मान ली जाएगी। इस पर पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने अपने रेगुलर सेशंस में किया हुआ है, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी। तो यहां पर अब आप बिजनेस प्रोसीड्स, चीनी आपने बना ली, चीनी आप बेच रहे हो, सपोज चीनी आपने बेची 25 लाख रुपए में, तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आपने बेचे सपोज 25 लाख रुपए में। आपने इसमें से गन्ना यूज किया, कितने रुपए का गन्ना यूज किया? 16 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू का गन्ना आपने यहां पर यूज किया, और कुछ और भी खर्चा लगा होगा, लेट्स से 4 लाख रुपए का आपका कुछ और खर्चा लग गया, तो आपकी जो टोटल बिजनेस इनकम है वो आपकी 20 लाख रुपए की आ गई है, ठीक है। सॉरी, 5 लाख रुपए की आई है, क्या हो रहा है ये, ठीक है। आपकी जो टोटल इनकम आई है, बिजनेस इनकम आई है, वो 5 लाख रुपए की आई है, ठीक है। तो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में क्या हो गया? एक तो ये 10 लाख रुपए की एग्रीकल्चरल इनकम हो गई, ये 11 लाख रुपए की एग्रीकल्चरल इनकम हो गई, और ये 5 लाख रुपए की आपकी बिजनेस इनकम हो गई। बिजनेस इनकम टैक्सेबल होगी, एग्रीकल्चरल इनकम आपकी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं, रबर, कॉफी और चाय। रबर, कॉफी और चाय के लिए यहां पर सरकार ने रूल्स दिए हुए हैं। अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर कर रहे हो, तो जितने भी आपका प्रॉफिट आएगा, उसका 65% एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, 35% बिजनेस इनकम माना जाएगा। अगर आप कॉफी कर रहे हो, ग्रोइंग एंड क्योरिंग ऑफ कॉफी कर रहे हो, तो 75% एग्रीकल्चरल माना जाएगा, 25% बिजनेस माना जाएगा। अगर आपने कॉफी में ही ऑपरेशंस कुछ और ऐड कर दिए, आपने इसमें रोस्टिंग और ग्राउंडिंग भी ऐड कर दिया, तो आपका बिजनेस वाला पोर्शन बढ़ जाएगा, 25 की जगह 40 हो जाएगा, और यहां पर एग्रीकल्चरल पोर्शन वाला कम हो जाएगा। और अगर आप चाय को ग्रो और मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और उससे जितना भी आपके पास प्रॉफिट आएगा, 40% आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी और 60% आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। इसके लिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को तो आपको डेफिनेटली करने ही करने, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करने हैं। द लास्ट टॉपिक इन पीजीबीपी इज पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था
कि वैसे तो एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई भी इनकम टैक्स होता नहीं है, लेकिन यहां पर सरकार ने चालाकी की है, और चालाकी ये की है कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को किसी तरह से ऐसे तो एडजस्ट किया कि जो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो हायर स्लैब में पुश हो गई। अगर वो हायर स्लैब में पुश हो गई तो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स सरकार को ज्यादा मिल गया। ठीक है, तो ये लॉ है, इसका जो तरीका है वो आप लोग देख सकते हो। तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन कब होता है? अगर तीनों कंडीशन सैटिस्फाई होती हैं। तीन कंडीशंस क्या? असेसी आपका इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन होना चाहिए। नेट एग्रीकल्चरल इनकम आपकी 5000 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, और जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की होनी चाहिए। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से आपकी ज्यादा की होनी चाहिए। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये मैं अगर ऐसे स्टेप्स एक बार बोल दूंगा तो ये कुछ खास समझ में आएगा नहीं, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे। तो ये आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख के इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, आपको बेसिकली करना क्या होता है, नेट एग्रीकल्चरल इनकम में पहले आपको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऐड करनी होती है। ठीक है, नेट एग्रीकल्चरल इनकम में नॉन एग्रीकल्चरल ऐड करो और फिर आप टैक्स निकालो। फिर आप क्या करो, नेट एग्रीकल्चरल इनकम को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में ऐड करो, फिर आप टैक्स निकालो। फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का जो आप डिफरेंस लोगे उसको उस पे आप फिर सरचार्ज, एजुकेशन सेस वगैरह ये सब लगाओ, और तब जाकर आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है, तब आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस कंप्लीट्स आवर रिवीजन ऑफ पीजीबीपी ऑल्सो। 1 घंटा 8 मिनट हो चुका है और हमारा पीजीबीपी का पूरा रिवीजन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, बुक्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेस कर सकते हो। बड़े बड़े हेड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सैलरीज कंप्लीट हो चुका है, हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुका है, पीजीबीपी कंप्लीट हो चुका है। अगली 2 क्लासेस में कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज टेक दीज रिवीजन सेशंस वेरी वेरी सीरियसली। ठीक है, मैंने ये जो आप रिवीजन नोट्स यहां पर देख रहे हो, आप इसको अगर नॉर्मल बुक से कंपेयर करोगे तो ये बहुत डिफरेंट आपको मिलेंगे। तो इट्स नॉट जस्ट कि मैंने सिर्फ क्वेश्चंस को हटाकर आपको अपनी नॉर्मल बुक का कंटेंट दे दिया। नॉर्मल बुक जो ये बुक है इसमें बहुत डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चंस भी बहुत सारे यहां पर दिए हुए हैं। तो ये जो नोट्स हैं एकदम फ्रेश बनाए। अगर आप लोगों ने किसी का नवंबर 23 में अटेम्प्ट रहा होगा और आप लोगों ने मेरे तब के फास्ट ट्रैक सेशंस देखे होंगे, तब भी आप लोग अगर कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि अलग से मेहनत करके यहां पर नोट्स मैं बना रहा हूं May 24 के लिए, जो कि स्पेसिफिकली एकदम क्रिस्प, कंसाइज और समराइज्ड हो। ठीक है, तो मेरी यहां पर बहुत मेहनत जा रही है और मुझे रिवॉर्ड आपकी तरफ से तभी मिलेगा अगर आप भी अपनी तरफ से ये मेहनत करोगे कि इन रिवीजन सेशंस के साथ साथ आप बुक में दिए हुए क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवीजन प्लानर बनाकर लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहोगे। ठीक है, दैट्स ऑल आई नीड फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।